हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा है मोशन इन प्लेन और हमने पढ़ा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आज बारी है लॉ ऑफ मोशन की। तो लॉ ऑफ मोशन को हम कंप्लीट करेंगे इस चार्ट में। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन में हम समझेंगे कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली लॉ ऑफ मोशन बात करेगा कि जो मोशंस होते हैं उसमें कौन कौन से लॉ हम यूज करके उनका एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है। व्हाट इज फोर्स? A push or pull which changes or tends to change state of rest or of the uniform motion of a body. फोर्स क्या होता है? इट इज अ पुश और पुल, किसी चीज को धक्का देना या फिर उसको खींचना। which changes or tends to change state of rest or uniform motion of a body. तो इट चेंजेस, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको चेंज करेगी, रेस्ट रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में कन्वर्ट करने के का ट्राई करेगी या कर देगी। ठीक है, सिमिलरली यूनिफॉर्म मोशन में है बॉडी तो उसको रोकेगी या फिर उसको रोकने की कोशिश करेगी। जरूरी नहीं है रोक दे, ट्राई कर सकती है। तो भी फोर्स हम यूज कर रहे हैं। कोई बॉल है, इसको हम थ्रो करने या फिर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मोशन में आ जाती है। बट इसी की जगह अगर एक दीवार आपको दे दिया जाए तो आप दीवार को पुश करोगे। तो दीवार को पुश करने में आप मेहनत तो करोगे बट ये पुश होगा, मतलब मूव नहीं करेगा। तो मूव नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि हमने तो कोशिश किया है, फोर्स लगाया है, बट ये मूव नहीं किया। तो एक टेंडेंसी दिखा दे कि उस किसी बॉडी की उसकी इनिशियल स्टेट को चेंज करने की टेंडेंसी एक दिखाए तो उसे बोलते हैं फोर्स। सो इट इज अ पुश और पुल। नाउ फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जो है दैट इज अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई बॉल मूव कर रही है किसी प्लेन पर, तो यहाँ पर जो इसका मोशन है, इसके मोशन को रजिस्ट करता है कौन? ये प्लेन। तो प्लेन रजिस्ट कर रहा है बॉल के मोशन को, तो बोलते हैं हम कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है प्लेन और बॉल के बीच में दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हो कि तीन टाइप से वर्क करता है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक और तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो इट अपोजेस इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन। तो एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस आर होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है? अपोजेस एक्चुअल रिलेटिव मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन जहाँ मोशन हो वहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा। नाउ रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? अपोज एक्चुअल रोलिंग मोशन। तो एक्चुअल रोलिंग मोशन जो होता है उसको अपोज करता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में अगला बनता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे मान लो कि आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, कोई मान लो बॉडी है, आप क्या कर रहे हो कि इसको पुश कर रहे हो इस बॉडी को। ये बॉडी जो है किसी एक प्लेन पर है, तो ये इस प्लेन से आप क्या कर रहे हो? इसको पुश कर रहे हो कि आगे बढ़े। तो एक एक रेस्ट स्टेट में ये बना रहेगा। ठीक है, जब तक कि एक सर्टेन वैल्यू एफ फोर्स जो है इसको ना मिल जाए तब तक ये आगे मूव नहीं करेगा अपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन से। राइट, तो जब पर्टिकुलर एक फोर्स मिल जाएगा तब वो मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब कि वो अपनी स्टैटिक पोजीशन में है, अब आप इतना फोर्स दे रहे हो उसको कि उसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है या फिर कह सकते हो कि जो उसका फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई है इसको रोक के रखने तक का उतना रीच कर जाए ये फोर्स। और जैसे ही थोड़ा सा और हम एडवांस करेंगे फोर्स को और बढ़ाएंगे फोर्स को तो वो उसको मूव करा देगा। तो एक लिमिट में आ जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है उसको हमने समझा कि स्टैटिक स्टेट में है तो उस समय अगर फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है उसको स्टैटिक स्टेट में बनाए रखने के लिए, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस आर होता है। और एफ के इक्वल्स टू म्यू के आर होता है। ये हो गया इन केस ऑफ काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। राइट, तो एफ के इक्वल्स टू म्यू के आर। और जो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसको रोलिंग के लिए ले लो, एफ आर इक्वल्स टू म्यू आर इंटू आर।
तो यहाँ पर जो म्यू आर होता है वो छोटा होता है म्यू के से, और म्यू के छोटा होता है म्यू एस से। तो सबसे बड़ा कौन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर उससे कम काइनेटिक, फिर उससे कम रोलिंग। सो आगे हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। तो यहाँ पर a particle is said to be in equilibrium when net external force on the particle is zero। देखो कोई बॉडी मूव कर रही है या फिर स्टेटिक स्टेट में है वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, इस पार्टिकल के ऊपर जितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं क्या वो इक्विलिब्रियम स्टेट बना रहे हैं, यानी कि इनके समेशन, इनका जो अलजेब्रिक समेशन है वो जीरो है कि नहीं है। सो नेट समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है। तो सेंटीपिटल फोर्स आपको पता है कि अगर हम किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाते हैं तो यहाँ पर एक सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करता है जो कि सेंटर की तरफ होता है, तो वो जनरेट करेगा सेंटीपिटल फोर्स, वही होगा। ठीक है, तो सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। सेंटीपिटल फोर्स हमेशा एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इक्वल और अपोजिट होता है सेंटीपिटल फोर्स के। फोर्स विच मेक्स अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड एज सेंटीपिटल फोर्स, राइट। मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक्ड रोड, तो ये हमारे पास टॉपिक मिलता है मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक्ड रोड। तो उस केस में ये एनालिसिस मिलते हैं हमें व्हेन फ्रिक्शन फोर्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो वी मैक्सिमम क्या मिलता है, वी मैक्सिमम मिल जाता है हमें आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 - म्यू एस टेन थीटा पावर 1/2। ठीक है, यानी ये रूट में रहता है। तो आपको वी मैक्सिमम याद रखना है व्हेन नो फ्रिक्शन फोर्स इज कंसीडर्ड। तो जब कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो वी मैक्सिमम क्या मिल जाएगा, रूट आर जी टेन थीटा, राइट। सो दिस इज मैक्सिमम फोर्स। नाउ मोशन ऑफ कार ऑन अ लेवल रोड, तो कोई लेवल रोड है वहाँ पर किसी कार का मोशन है तो उस समय जो वी मैक्सिमम मिलेगा वो होगा रूट म्यू एस आर जी, टेन थीटा हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो थीटा होगा उसका वैल्यू 45 डिग्री पे 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ो, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन its rest, its state of rest or uniform motion unless acted upon by a non-zero external force, also called as law of inertia। तो वही कोई बॉडी जो है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि डी बी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एफ, या फिर कह सकते हो कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। ठीक है, अब इन्होंने मोमेंटम के चेंज के हिसाब से यहाँ पर हमने बात की है। ठीक है, तो मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, या फिर आप ये चीज़ कह सकते हो, दोनों एक ही बात है, यहीं से मिलता है एफ इक्वल्स टू एम ए, जो कि फोर्स का वैल्यू होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है मोशन का, तो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एफ ए बी इक्वल्स टू एफ बी ए। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो वही एक्शन एंड रिएक्शन का है कि आप किसी बॉडी में फोर्स लगा रहे हो तो वो भी आपके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ओके, इनर्शिया क्या होता है, इट इज रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। तो रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ओके, तो एक रेजिस्टेंस होता है जो इसके ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट के चेंज को रजिस्ट करता है। ठीक है, चाहे वो रेस्ट स्टेट हो या फिर मोशन वाला स्टेट हो,
इसके टाइप क्या होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दो टाइप का होता है। व्हेन अ कार इज इन रेस्ट कम्स इन मोशन एंड व्हेन अ मूविंग कार कम्स इन रेस्ट, ओके, दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। नाउ आगे हम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल तो समझ में आ गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास डेल्टा पी होगा चेंज, उसका वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। अब जीरो होगा, कांस्टेंट होगा, इसको हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पर द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम टू ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड, मतलब P1 बराबर होगा P2 के। अगर P1 P2 बराबर होगा तो क्या होगा, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू जीरो। P1 P2 बराबर होने का क्या मतलब है कि मतलब अगर आप P1 अप्लाई कर रहे हो और P2 वहाँ पर मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है, तो दोनों इक्वल होंगे। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। कोई मेन फंडा यही है, ठीक है। तो द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है, इसको ध्यान रखना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम अगर है, जैसे कि गन गन अगर फायर करते हो आप, तो वहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम वर्क करता है। सो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड, तो मोमेंटम जो होता है, टोटल मोमेंटम किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है, ठीक है। तो बुलेट और गन, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो रिवीजन कर रहे हैं। नाउ इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, टोटल चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो टोटल चेंज होता है वो हमारे पास इम्पल्स क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू आई, ऑलराइट। सो आई इक्वल्स टू एम वी वन माइनस एम वी टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिपेंड करेगा कि वी वन माइनस करना है वी टू, जो बड़ा होगा वो आगे रहेगा, बाकी जिसकी क्वांटिटी लो होगी उसको हम घटा देंगे बड़े में से। सो उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो गए। तो रिवीजन इज़ कंपलसरी फॉर यू, रिवीजन आपको करना है। और कुछ आपको इसमें समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आपको इस तरीके से लेक्चर्स मिलते रहेंगे और आपको पढ़िए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।